प्रस्तावना। हजारों साल पहले शक्ति ज्यादातर शारीरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त की जाती थी और क्रूर शक्ति के साथ बनाई रखी जाती थी। सूक्ष्मता की बहुत कम आवश्यकता थी। एक राजा या सम्राट को निर्दयी होना पड़ता था। केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही शक्ति थी। लेकिन इस योजना के तहत महिलाओं से अधिक किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनके पास प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। उनके निपटान में कोई हथियार नहीं था जो एक आदमी को वो कर सकता था जो वे चाहती थी, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर घर में भी। बेशक पुरुषों की एक कमजोरी थी, सेक्स के लिए उनकी अतृप्त इच्छा। एक महिला हमेशा इस इच्छा के साथ खिलवाड़ कर सकती है, लेकिन एक बार जब वो सेक्स के लिए तैयार हो जाती है तो पुरुष वापस नियंत्रण में आ जाता है। और अगर उसने सेक्स को रोक दिया तो वो कहीं और नहीं देख सकता था। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इतनी अस्थायी और कमजोर थी? फिर भी महिलाओं के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनकी सत्ता के लिए भूख बहुत अधिक थी और जिन्होंने सालों से बहुत चतुराई से और रचनात्मकता के माध्यम से गतिशील को चारों ओर मोड़ने का एक तरीका इजाद किया, जिससे शक्ति का अधिक स्थायी और प्रभावी रूप तैयार हो गया। ये महिलाएं, उनमें बथशेबा पुराने नियम से, हेलेन ऑफ ट्रॉय, चीनी साइरस HSIC और उनमें से सबसे बड़ी क्लियोपेट्रा ने प्रलोभन का आविष्कार किया। सबसे पहले वे एक आकर्षक रूप के साथ एक आदमी को अट्रैक्ट करती थी। एक देवी की छवि को जीवंत करने के लिए उनके श्रृंगार को डिजाइन करती थी। केवल बदन की झलक दिखाकर वे एक आदमी की कल्पना को चिढ़ाते हैं। न केवल सेक्स की इच्छा को उत्तेजित करते हैं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए एक काल्पनिक आकृति रखने का मौका। एक बार जब वे अपने पीड़ितों की रुचि रखते थे तो ये महिलाएं उन्हें युद्ध और राजनीति के मर्यादा रेखा की दुनिया से दूर कर देती थी और उन्हें स्त्री दुनिया में समय बिताने के लिए ले जाती थी। विलासिता, तमाशा और आनंद की दुनिया। क्लियोपेट्रा ने नील नदी की यात्रा पर जूलियस सीजर को लुभाने के रूप में उन्हें यात्रा पर ले जाकर उन्हें शाब्दिक रूप से भटका भी सकते हैं। पुरुष इन परिष्कृत कामुक सुखों के आदी हो जाएंगे, वो प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन तब अनिवार्य रूप से महिलाएं अपने पीड़ितों को भ्रमित करते हुए ठंडी और उदासीन हो जाती थी। बस जब पुरुष अधिक चाहते थे तो उन्होंने पाया कि उनके सुखों में कमी आई है। उन्हें पीछा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जो एहसान उन्होंने एक बार चखा था, उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में कमजोर और भावुक हो गए। जिन पुरुषों के पास शारीरिक बल और सारी सामाजिक शक्ति थी, किंग डेविड, ट्रोजन पेरिस, जूलियस सीजर, मार्क एंटनी, किंग फूचाई जैसे पुरुष खुद को एक महिला का गुलाम बनते हुए पाएंगे। हिंसा और क्रूरता के सामने इन महिलाओं ने छेड़खानी की। उन्होंने सबसे पहले अपने मन पर काम करना सीखा, कल्पनाओं को उत्तेजित करना, एक आदमी को और अधिक चाहते हुए रखना, आशा और निराशा के पैटर्न बनाना, प्रलोभन का सार। उनकी शक्ति शारीरिक नहीं अपितु साइकोलॉजिकल थी, बलशाली नहीं अपितु परोक्ष और धूर्त थी। ये पहली महान प्रलोभिकाएं शत्रु के विनाश की योजना बनाने वाले सैन्य जनरलों की तरह थी और वास्तव में प्रलोभन के प्रारंभिक विवरण अक्सर इसकी तुलना युद्ध से करते हैं। युद्ध का स्त्री संस्करण। क्लियोपेट्रा के लिए यह साम्राज्य को मजबूत करने का एक साधन था। प्रलोभन में महिला अब एक निष्क्रिय यौन वस्तु नहीं थी, वो एक सक्रिय एजेंट बन गई थी। कुछ अपवादों के साथ लैटिन कवि ओविड, मध्यकालीन संकटमोचन पुरुषों ने
इस तरह के तुच्छ प्रलोभन के साथ खुद को ज्यादा चिंतित नहीं किया। फिर 17वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन आया। पुरुषों ने सेक्स के प्रति एक युवा महिला के प्रतिरोध को दूर करने के तरीके के रूप में प्रलोभन में रुचि बढ़ाई। इतिहास के पहले महान पुरुष प्रलोभक ड्यूक डी लाजुल, डॉन जुआन लेजेंड को प्रेरित करने वाले विभिन्न स्पेनियों ने महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से नियोजित तरीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कॉकवेट खेलने के लिए अपनी उपस्थिति के साथ चकाचौंध करना सीखा। उन्होंने खेल में एक नया मर्दाना तत्व भी जोड़ा, मोहक भाषा, क्योंकि उन्होंने कोमल शब्दों के लिए एक महिला की कमजोरी की खोज की थी। प्रलोभन के ये दो रूप, दिखावे का फेमिनिन उपयोग और भाषा का पुल्लिंग, अक्सर लिंग रेखाओं को पार कर जाता है। कैसानोवा एक महिला को अपने कपड़ों से चकाचौंध कर देगा, अपने शब्दों से एक आदमी को मंत्र मुग्ध कर देगा। उसी समय जब पुरुष प्रलोभन के अपने संस्करण को विकसित कर रहे थे, दूसरों ने सामाजिक उद्देश्यों के लिए कला को अनुकूलित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यूरोप की सरकार की सामंती व्यवस्था अतीत में चली गई, दरबारियों को बल के उपयोग के बिना अदालत में अपना रास्ता निकालने की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने वरिष्ठों और प्रतिस्पर्धियों को साइकोलॉजिकल खेलों, कोमल शब्दों, थोड़े से सहवास के माध्यम से बहकाने की शक्ति सीखी। जैसे जैसे संस्कृति का लोकतांत्रिकरण हुआ, अभिनेता, डांडी और कलाकार अपने दर्शकों और सामाजिक परिवेश को आकर्षित करने और जीतने के तरीके के रूप में प्रलोभन की रणनीति का उपयोग करने लगे। 19वीं शताब्दी में एक और महान परिवर्तन हुआ। नेपोलियन जैसे राजनेताओं ने सचेत रूप से खुद को बड़े पैमाने पर बहकाने वाले के रूप में देखा। ये पुरुष मोहक वाक्पटुता की कला पर निर्भर थे, लेकिन उन्होंने ये भी महारत हासिल कर ली थी कि एक बार फेमिनिन रणनीति क्या थी। विशाल चश्मे का मंचन, नाटकीय उपकरणों का उपयोग करना, एक आवेशित भौतिक उपस्थिति बनाना, ये सब उन्होंने सीखा। करिश्मा का सार था और आज भी बना हुआ है। जनता को बहकाकर वे बल प्रयोग के बिना अपार शक्ति अर्जित कर सकते थे। आज हम प्रलोभन के विकास के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। अब पहले से कहीं अधिक बल या किसी भी प्रकार की क्रूरता को हतोत्साहित किया जाता है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को इस तरह से राजी करने की क्षमता की आवश्यकता होती है जो खुद को अपमानित या आरोपित ना करे। लालच के रूप हर जगह पाए जा सकते हैं। पुरुष और महिला रणनीतियों का सम्मिश्रण। विज्ञापन इशारा करते हैं, नरम बिक्री हावी है। अगर हमें लोगों की राय बदलनी है और राय को प्रभावित करना प्रलोभन के लिए बुनियादी है, हमें सूक्ष्म अचेतन तरीकों से कार्य करना चाहिए। जॉन एफ के युग के बाद से कैनेडी के अनुसार राजनीतिक हस्तियों के लिए करिश्मा की डिग्री की आवश्यकता होती है। अपने दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए आकर्षक उपस्थिति, जो कि आधी लड़ाई है। फिल्मी दुनिया और मीडिया मोहक सितारों और छवियों की एक आकाशगंगा बनाते हैं। हम मोहक में संतृप्त हैं, लेकिन भले ही डिग्री और दायरे में बहुत कुछ बदल गया हो, प्रलोभन का सार स्थिर है। कभी भी जबरदस्ती या प्रत्यक्ष ना हो। इसके बजाय आनंद के चारे के रूप में उपयोग करें, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करें, इच्छा और भ्रम को उत्तेजित करें, मनोवैज्ञानिक समर्पण को प्रेरित करें। प्रलोभन में, जैसा कि आज भी प्रचलित है, क्लियोपैट्रा के तरीके अभी भी कायम हैं। लोग लगातार हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यह बताने के लिए कि क्या करना है, और अक्सर हम उन्हें समझाते हैं, अनुनय विनय के उनके प्रयासों का विरोध करते हैं। हालांकि हमारे जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जब हम सभी अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जब हम प्यार में होते हैं, हम एक तरह के जादू में पड़ जाते हैं। हमारा मन आमतौर पर
अपनी ही चिंताओं में व्यस्त रहता है। अब वे प्रेमी के विचारों से भर जाते हैं। हम भावुक हो जाते हैं, सीधे सोचने की क्षमता को खो देते हैं, मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करते हैं जो हम अन्यथा कभी नहीं करेंगे। यदि ये काफी लंबे समय तक चलता है तो हमारे भीतर कुछ खो जाता है। हम अपने प्रियजन की इच्छा और उन्हें अपने पास रखने की इच्छा के आगे समर्पण कर देते हैं। राजद्रोही वे लोग हैं जो समर्पण के ऐसे क्षणों में निहित जबरदस्त शक्ति को समझते हैं। वे विश्लेषण करते हैं कि जब लोग प्यार में होते हैं तो क्या होता है। प्रक्रिया के साइकोलॉजिकल घटकों का अध्ययन करते हैं। वो क्या है जो कल्पना को प्रेरित करता है, ये कैसा जादू होता है। स्वभाव से और अभ्यास से वे लोगों को प्यार करने की कला में महारत हासिल करते हैं। जैसा कि पहली प्रलोभिकाएं जानती थी, वासना की तुलना में प्रेम पैदा करना कहीं अधिक प्रभावी है। प्यार में पड़ा व्यक्ति भावुक, लचीला और आसानी से गुमराह होने वाला होता है। वासना में एक व्यक्ति को कंट्रोल करना कठिन होता है और एक बार संतुष्ट होने पर आसानी से आपको छोड़ सकता है। प्रलोभन देने वाले अपना समय लेते हैं, मोह और प्रेम के बंधन पैदा करते हैं ताकि जब सेक्स हो तो ये पीड़ित को और गुलाम बना दे। प्रेम और आकर्षण पैदा करना सभी तरह के प्रलोभन के लिए आदर्श बन जाता है, यौन, सामाजिक और राजनीतिक। प्रेम में डूबा व्यक्ति समर्पण कर देगा। ऐसी शक्ति के खिलाफ बहस करने की कोशिश करना व्यर्थ है। ये कल्पना करना कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या कि ये बुरी और बदसूरत है। जितना अधिक आप प्रलोभन के लालच का विरोध करने की कोशिश करेंगे, एक विचार के रूप में, एक शक्ति के रूप में, उतना ही अधिक आप खुद को मोहित पाएंगे। कारण सरल है। हम में से अधिकांश लोग किसी के प्यार में पड़ने की शक्ति को जानते हैं। हमारे कार्य, हाव भाव, हम जो कहते हैं उसका उस व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि हम पूरी तरह से ये ना समझ पाएं कि हमने क्या सही किया, लेकिन ताकत का ये एहसास जहरीला करने में है। ये हमें आत्मविश्वास देता है जो हमें और अधिक मोहक बनाता है। हम इसे एक सामाजिक या कार्य सेटिंग में भी अनुभव कर सकते हैं। एक दिन हम उन्नत मूड में हैं और लोग हमारे प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक आकर्षक लगते हैं। शक्ति के ये क्षण क्षण भंगुर होते हैं, पर स्मृति में बड़ी तीव्रता से प्रतिनिधित्व होते हैं। हम उन्हें वापस चाहते हैं। किसी को भी अजीब या डरपोक या लोगों तक पहुंचने में असमर्थ महसूस करना पसंद नहीं है। प्रलोभन की सायरन कॉल अप्रतिरोध्य है, क्योंकि शक्ति अप्रतिरोध्य है और कुछ भी आपको आधुनिक दुनिया में बहकाने की क्षमता से अधिक शक्ति नहीं लाएगा। सिड्यूस करने की इच्छा को दबाना एक तरह की हिस्टेरिकल प्रक्रिया के साथ अपने गहरे नीचे आकर्षण को प्रकट करती है। आप केवल अपनी इच्छाओं को मजबूत बना रहे हैं। किसी दिन वो सतह पर आ जाएगी। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपके चरित्र में पूर्ण परिवर्तन या आपके रूप में किसी भी प्रकार के शारीरिक सुधार की आवश्यकता नहीं है। सिडक्शन साइकोलॉजी का खेल है, सौंदर्य का नहीं। और ये किसी भी व्यक्ति की समझ में आता है कि वो इस खेल में निपुण हो जाए। बस जरूरत इस बात की है कि आप दुनिया को अलग तरह से देखें, एक धोखेबाज की नजर से। एक राजद्रोही शक्ति को बंद और चालू नहीं करता है। प्रत्येक सामाजिक और व्यक्तिगत बातचीत को एक संभावित प्रलोभन के रूप में देखा जाता है। बर्बाद करने के लिए कभी भी एक पल नहीं होता है। ऐसा कई कारणों से है। एक पुरुष या महिला के ऊपर प्रलोभकों की शक्ति सामाजिक वातावरण में काम करती है, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि यौन तत्व को इसे छुटकारा दिलाए बिना कैसे काम किया जाए। हम सोच सकते हैं कि हम उनके माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन वे वैसे भी इतने सुखद हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन को उन पलों में विभाजित करने का प्रयास करना जिनमें आप बहकाते हैं और अन्य
जिनमें आप पीछे हटते हैं केवल आपको भ्रमित और विवश करेंगे। कामुक इच्छा और प्रेम लगभग हर मानव की सतह के नीचे दुबक जाता है। केवल बेडरूम में उनका उपयोग करने की कोशिश करने के बजाय अपने कौशल पर पूरी तरह से लगाम देना बेहतर है। ये रवैया महान मोहक गति पैदा करता है और प्रत्येक प्रलोभन के साथ आप अनुभव और अभ्यास प्राप्त करते हैं। एक सामाजिक या यौन प्रलोभन अगले को आसान बना देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको अधिक आकर्षक बनाता है। राजद्रोही की आभा आप पर उतरते ही लोग आपकी ओर अधिक से अधिक संख्या में खींचे चले आते हैं। राजद्रोही का जीवन के प्रति योद्धा जैसा दृष्टिकोण होता है। वे प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार के चार दीवारी वाले महल के रूप में देखते हैं जिसकी वे घेराबंदी कर रहे हैं। प्रलोभन पैठ की एक प्रक्रिया है। शुरू में लक्ष्य के दिमाग में घुसना उनकी रक्षा का पहला बिंदु। एक बार प्रलोभक मन में प्रवेश कर जाते हैं, लक्ष्य को उनके बारे में काल्पनिक आकार बनाते हुए प्रतिरोध कम करना और शारीरिक समर्पण करना आसान होता है। राजद्रोही बनने में मुख्य बाधा ये मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह है कि हम प्यार और रोमांस को किसी तरह के पवित्र जादुई दायरे के रूप में देखते हैं जहां चीजें ठीक हो जाती हैं अगर वे करने के लिए हैं। ये रोमांटिक और विचित्र लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में हमारे आलस्य के लिए सिर्फ एक आवरण है। किसी व्यक्ति को क्या लुभाएगा वो प्रयास है जो हम उनकी ओर से खर्च करते हैं, ये दिखाते हुए कि हम कितना ध्यान रखते हैं कि वे कितने मूल्यवान हैं। चीजों को मौके पर छोड़ना आपदा के लिए एक नुस्खा है और यह दर्शाता है कि हम प्यार और रोमांस को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये कैसोनोवा का प्रयास था, वो कलात्मकता जो उसने प्रत्येक मामले पर लागू की जिसने उसे इतना शैतानी रूप से मोहक बना दिया। प्यार में पड़ना जादू की नहीं बल्कि मनोविज्ञान की बात है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के मनोविज्ञान को समझ जाते हैं और उसके अनुरूप रणनीति बनाते हैं तो आप जादू करने में सक्षम होंगे। एक राजद्रोही प्रेम को पवित्र के रूप में नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है जहां सब जायज है। प्रलोभन देने वाले कभी आत्ममुग्ध नहीं होते, उनकी दृष्टि बाहर की ओर होती है, भीतर की ओर नहीं। जब वे किसी से मिलते हैं तो उनका पहला कदम उस प्रति के अंदर जाना होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले आत्म अवशोषण असुरक्षा का प्रतीक है। वो मोहक विरोधी है। हर किसी में असुरक्षा की भावना होती है, लेकिन प्रलोभक उन्हें अनदेखा करने का प्रबंधन करते हैं। दुनिया में लीन होकर आत्मसंदेह के पलों के लिए उपचार ढूंढते हैं। इससे उनमें उत्साह का संचार होता है। हम उनके आसपास रहना चाहते हैं। दूसरा, किसी की त्वचा में घुसना यह कल्पना करना है कि वो कैसा होना पसंद करता है। राजद्रोही को बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। जाने कि वो क्या चीज है जो उस व्यक्ति को गुदगुदाती है, जिससे वो सीधे सोचने की क्षमता खो देता है और एक जाल में फंस जाता है। ऐसी जानकारी से लैस वे केंद्रित और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान कर सकते हैं। दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु जिसमें ज्यादातर लोग हमें केवल अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के पर्दे के पीछे से देखते हैं। पैठ के युद्ध में लक्ष्य की त्वचा में उतरना पहली महत्वपूर्ण सामरिक चाल है। प्रलोभक खुद को आनंद के प्रदाता के रूप में देखते हैं, मधुमक्खियों की तरह जो कुछ फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों के रूप में हम ज्यादातर अपना जीवन खेलने और आनंद के लिए समर्पित करते हैं। वयस्कों को अक्सर इस स्वर्ग से कट जाने, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने का एहसास होता है। राजद्रोही जानता है कि लोग आनंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें मित्रों और प्रेमियों से पर्याप्त आनंद नहीं मिलता है और वे इसे स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो रोमांच और रोमांस की पेशकश करते हुए उनके जीवन में प्रवेश करता है,
उसे रोका नहीं जा सकता। आनंद हमारी सीमाओं से परे ले जाने की भावना है, अभिभूत होने का, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, एक अनुभव द्वारा। लोग अभिभूत होने के लिए मर रहे हैं, अपनी सामान्य जिद को छोड़ने के लिए। कभी कभी उनका हमारे लिए प्रतिरोध ये कहने का एक तरीका होता है, कृपया मुझे बहकाएं। प्रलोभक जानते हैं कि आनंद की संभावना एक व्यक्ति को उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देगी और इसका अनुभव किसी को खुला स्पर्श करने के लिए कमजोर बना देगा। वे आनंद के प्रति संवेदनशील होने के लिए खुद को ट्रेन भी करते हैं, ये जानते हुए कि खुद आनंद महसूस करने से उनके लिए अपने आसपास के लोगों को संक्रमित करना बहुत आसान हो जाएगा। एक मोहक जीवन को रंगमंच के रूप में देखता है। हर कोई एक अभिनेता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि उनके जीवन में सीमित भूमिकाएं हैं जो उन्हें दुखी करती हैं। दूसरी ओर प्रलोभक कोई भी हो सकता है और कई भूमिकाएं ग्रहण कर सकता है। राजद्रोही प्रदर्शन करने में आनंद लेते हैं और उन्हें तौला नहीं जाता है। उनकी पहचान के द्वारा या कुछ के द्वारा उन्हें स्वयं होने की आवश्यकता है या स्वाभाविक होने के लिए। उनकी ये स्वतंत्रता शरीर और आत्मा में ये तरलता ही उन्हें आकर्षक बनाती है। लोगों के जीवन में जो कमी है वो अधिक वास्तविकता नहीं बल्कि भ्रम, कल्पना, खेल है। बहकाने वाले जो कपड़े पहनते हैं वे स्थान जहां वे आपको ले जाते हैं, उनके शब्द और कार्य थोड़े ऊंचे होते हैं। अत्यधिक नाटकीय नहीं बल्कि अवास्तविकता के एक रमणीय किनारे के साथ, जैसे कि आप दोनों कल्पना का एक टुकड़ा जी रहे थे या पात्र थे एक फिल्म का। प्रलोभन वास्तविक जीवन में एक प्रकार का रंगमंच है, भ्रम और वास्तविकता का मिलन। अंत में राजद्रोही जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह से अनैतिक है। ये सब खेल है, खेल का अखाड़ा है। ये जानते हुए कि नैतिकवादी दबे कुचले दमित प्रकार के लोग जो देशद्रोही की बुराइयां करने के बारे में चिल्लाते हैं, गुप्त रूप से उनकी शक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। वे खुद को अन्य लोगों की राय से चिंतित नहीं करते हैं। वे नैतिक निर्णयों में व्यवहार नहीं करते। इससे कम आकर्षण कुछ भी नहीं हो सकता। जीवन की तरह ही सब कुछ लचीला और तरल है। प्रलोभन धोखे का एक रूप है, लेकिन लोग भटकना चाहते हैं, वे बहकावे में आना चाहते हैं। यदि वे नहीं करते तो बहकाने वाले को इतने इच्छुक शिकार नहीं मिलते। किसी भी नैतिक प्रवृत्ति से छुटकारा पाएं, प्रलोभक के चंचल दर्शन को अपनाएं और आप बाकी की प्रक्रिया को आसान और स्वाभाविक पाएंगे। प्रलोभन की कला आपको अनुनय और आकर्षण के हथियारों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि आपके आसपास के लोग धीरे धीरे प्रतिरोध करने की क्षमता खो दें, ये जाने बिना कि ये कैसे या क्यों हुआ। ये नाजुक समय के लिए युद्ध की एक कला है। हर प्रलोभन में दो तत्व होते हैं जिनका आपको विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए। पहला, आप स्वयं और आपके बारे में क्या मोहक है, और दूसरा, आपका टार मिलता है और ऐसे कार्य जो उनके बचाव में प्रवेश करेंगे और समर्पण पैदा करेंगे। दोनों पक्ष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने चरित्र के उन हिस्सों पर ध्यान दिए बिना रणनीति बनाते हैं जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, तो आपको एक यांत्रिक प्रलोभक, घिनौना और जोड़ तोड़ के रूप में देखा जाएगा। यदि आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दिए बिना अपने मोहक व्यक्तित्व पर भरोसा करते हैं, तो आप भयानक गलतियां करेंगे और अपनी क्षमता को सीमित कर देंगे। नतीजतन प्रलोभन की कला को दो भागों में बांटा गया है। पहली छमाई, द सेडक्टिव कैरेक्टर, 9 प्रकार के प्रलोभक, साथ ही विरोधी प्रलोभक का वर्णन करता है। इन प्रकारों का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि आपके चरित्र में स्वाभाविक रूप से मोहक क्या है, जो किसी भी प्रलोभन का मूल आधार है। दूसरी छमाई, द सेडक्टिव प्रोसेस, में 24 युद्धाभ्यास और रणनीतियां शामिल हैं जो आपको निर्देश देंगी
कि कैसे एक जादू पैदा करें, लोगों के प्रतिरोध को तोड़ें, अपने प्रलोभन के लिए आंदोलन और बल दें और अपने लक्ष्य में समर्पण को प्रेरित करें। दो भागों के बीच एक प्रकार के पुल के रूप में 18 प्रकार के प्रलोभन के पीड़ितों पर एक अध्याय है। उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन से कुछ खो दिया है। प्रत्येक एक खालीपन को पाल रहा है जिसे आप भर सकते हैं। आप किस प्रकार के साथ काम कर रहे हैं, ये जानने से आपको दोनों वर्गों में विचारों को अभ्यास में लाने में मदद मिलेगी। इस पुस्तक के किसी भी भाग पर ध्यान ना दें और आप एक अधूरे मोहक होंगे। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के विचार और रणनीतियां इतिहास के सबसे सफल प्रलोभकों के लेखन और ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है। स्रोतों में प्रलोभन देने वालों के अपने संस्मरण शामिल हैं। इन साहित्यिक कृतियों के नायकों और नायिकाओं को आमतौर पर वास्तविक जीवन के प्रलोभकों पर आधारित किया जाता है। वे जिन रणनीतियों का उपयोग करते हैं वे कल्पना और प्रलोभन के बीच अंतरंग संबंध को प्रकट करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और एक व्यक्ति को साथ ले जाते हैं। पुस्तकों के पाठों को व्यवहार में लाने में आप कला के महानतम उस्तादों के मार्ग पर चलेंगे। अंत में वो भावना जो आपको एक संपूर्ण प्रलोभक बनाएगी, वो आत्मा है जिसमें आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। फ्रांसीसी लेखक डेनिस डिडरॉट ने एक बार लिखा था, मैं अपने दिमाग को पहले बुद्धिमान या मूर्ख का अनुसरण करने की स्वतंत्रता देता हूं। विचार जो खुद को प्रस्तुत करता है, ठीक वैसे ही जैसे एवेन्यू डी फॉय में हमारे लंपट युवा किसी तुरही की ऊंची एड़ी के जूते पर चलते हैं, फिर उसे दूसरे का पीछा करने के लिए छोड़ देते हैं, उन सभी पर हमला करते हैं और खुद को किसी से नहीं जोड़ते हैं। मेरे विचार मेरी तुरही हैं। उनका मतलब था उन्होंने खुद को विचारों से बहकाया, जो कुछ भी उनके फैंस को पसंद आया, जब तक कि एक बेहतर व्यक्ति साथ नहीं आया। उनके विचार एक तरह की यौन उत्तेजना से भरे हुए थे। एक बार जब आप इन पृष्ठों में प्रवेश करते हैं तो ऐसा करें, डिटरॉट ने सलाह दी। अपने आप को कहानियों और विचारों से आकर्षित होने दें। आपका दिमाग खुला है और आपके विचार तरल हैं। धीरे धीरे आप खुद को त्वचा के माध्यम से जहर सोखते हुए पाएंगे और आप अपने सोचने के तरीके सहित और सब कुछ एक प्रलोभन के रूप में देखना शुरू कर देंगे। आप दुनिया को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सद्गुण अधिक प्रलोभन की मांग है। पार्ट 1। सभी में आकर्षण की शक्ति होती है, लोगों को अपनी ओर खींचने और उन्हें अपने वश में करने की क्षमता। हालांकि हम सभी इस आंतरिक क्षमता के बारे में जानते हैं और हम आकर्षण की कल्पना एक निकट रहस्यमय विशेषता के रूप में करते हैं, जिसके साथ कुछ चुनिंदा लोग पैदा होते हैं और बाकी कभी भी आदेश नहीं देंगे। फिर भी हमें अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए बस ये समझने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के चरित्र में ऐसा क्या है जो स्वाभाविक रूप से लोगों को उत्तेजित करता है और हमारे भीतर इन अव्यक्त गुणों को विकसित करता है। सफल लालच शायद ही कभी एक स्पष्ट पैंतरेबाजी या सामरिक उपकरण से शुरू होता है। ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। सफल प्रलोभन आपके चरित्र से शुरू होते हैं, आपकी कुछ गुणवत्ता को विकीर्ण करने की क्षमता जो लोगों को आकर्षित करती है और उनकी भावनाओं को इस तरह उत्तेजित करती है जो उनके कंट्रोल से बाहर है। आपके मोहक चरित्र से सम्मोहित, आपके पीड़ित आपके बात के जोड़ तोड़ पर ध्यान नहीं देंगे। फिर उन्हें गुमराह करना और बहकाना बच्चों का खेल होगा। संसार में 9 प्रलोभक प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार में एक विशेष चरित्र विशेषता होती है जो गहरे भीतर से आती है और एक मोहक खिंचाव पैदा करती है। सायरन में प्रचुर मात्रा में यौन ऊर्जा होती है और वे इसका उपयोग करना जानते हैं। वे एक अतृप्त रूप से वितरित लिंग को पसंद करते हैं और उनकी इच्छा संक्रामक है। आदर्श प्रेमियों में एक सौंदर्य बोध होता है जिसे वे
रोमांस पर लागू करते हैं। डंडीज अपनी छवि के साथ खेलना पसंद करते हैं, जिससे एक आकर्षक और उभयलिंगी आकर्षण पैदा होता है। वे नेचुरल, सहज और खुले होते हैं। कॉकेट आत्मनिर्भर हैं। उनके मूल में एक आकर्षक ठंडक है। सम्मोहक चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे खुश करना है। वे सामाजिक प्राणी हैं। करिश्माई लोगों का अपने आप में एक असामान्य विश्वास होता है। तारे वास्तविक होते हैं और स्वयं को रहस्य से ढक लेते हैं। इस खंड के अध्याय आपको 9 प्रकारों में से प्रत्येक के अंदर ले जाएंगे। अध्यायों में कम से कम एक को राग अलापना चाहिए। आप स्वयं के एक हिस्से को पहचानेंगे। वो अध्याय आपके आकर्षण की शक्तियों को विकसित करने की कुंजी होगा। मान लीजिए कि आपके पास नक्सड़ी प्रवृत्ति है। कॉकवेट अध्याय आपको दिखाएगा कि आप अपने पीड़ितों को फंसाने के लिए अपनी आत्मनिर्भरता, बारी बारी से गर्मी और ठंडक का निर्माण कैसे करें। ये आपको दिखाएगा कि आप अपने प्राकृतिक गुणों को कैसे आगे ले जा सकते हैं, एक भव्य कॉकपिट बनकर, जिस प्रकार से हम लड़ते हैं। मोहक गुण के साथ डरपोक होने का कोई मतलब नहीं है। हम एक बेशर्म रेख से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी जातियों को माफ कर देते हैं, लेकिन एक आधे अधूरे रेख को कोई सम्मान नहीं मिलता। एक बार जब आप अपने प्रमुख चरित्र गुण की खेती कर लेते हैं, तो प्रकृति ने आपको जो कुछ कला दी है, उसमें कुछ कला जोड़कर आप अपने व्यक्तित्व में गहराई और रहस्य जोड़ते हुए एक दूसरा या तीसरा गुण विकसित कर सकते हैं। अंत में खंड का 10वां अध्याय एंटी सेड्यूसर पर आपको आपसे अवगत कराएगा। आपके भीतर सकारात्मक क्षमता विकर्षण की शक्ति, किसी भी कीमत पर आपको किसी भी तरह की मोहक प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करना होगा। 9 प्रकार के बारे में सोचें, जैसे छाया, सिलहूट। केवल उनमें से किसी एक में प्रवेश करके और उसे अपने अंदर विकसित होने देने से आप मोहक चरित्र विकसित करना शुरू कर सकते हैं, जो आपको असीम शक्ति प्रदान करेगा। शानदार सायरन। मैं वर्ष 48 ईसा पूर्व में मिस्र के टालेमी 14 अपदस्थ और निर्वासित करने में कामयाब रहे। उनकी बहन और पत्नी रानी क्लियोपेट्रा, उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की, उनकी वापसी के खिलाफ और अपने दम पर शासन करना शुरू कर दिया। उस वर्ष बाद में जूलियस सीजर ये सुनिश्चित करने के लिए अलेक्जेंड्रिया आया कि स्थानीय शक्ति संघर्षों के बावजूद मिस्र रोम के प्रति वफादार रहेगा। एक रात सीजर मिस्र के महल में अपने सेनापतियों के साथ बैठक कर रहा था, रणनीति पर चर्चा कर रहा था, जब एक गार्ड ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया कि एक ग्रीक व्यापारी रोमन नेता के लिए एक बड़ा और मूल्यवान उपहार लेकर दरवाजे पर था। सीजर ने थोड़ी मस्ती के मूड में व्यापारी को अंदर आने की इजाजत दे दी। वो आदमी अपने कंधों पर एक बड़ा लुढ़का हुआ कालीन लेकर आया। उसने बंडल के चारों ओर रस्सी को खोल दिया और अपनी कलाई के एक झटके के साथ इसे खोल दिया। जवान क्लियोपेट्रा को प्रकट करते हुए, जो अंदर छिपी हुई थी और जो सीजर और उसके मेहमानों के सामने आधे कपड़े पहने हुए उठी, जैसे शुक्र लहरों से उभर रहा हो। सुंदर युवा रानी, जो उस समय केवल 21 साल की थी, को अचानक अपने सामने प्रकट होते देख हर कोई चकाचौंध हो गया, जैसे ये एक सपना हो। वे उसके साहस और नाटकीयता पर चकित थे। उसकी रक्षा के लिए केवल एक आदमी के साथ रात में बंदरगाह में तस्करी करके एक साहसिक कदम पर सब कुछ जोखिम में डालकर। सीजर से ज्यादा मुग्ध कोई नहीं था। रोमन लेखक डियो कैलियस के अनुसार क्लियोपेट्रा जीवन के चरम पर थी। उसके पास एक रमणीय आवाज थी, जो सुनने वाले सभी पर जादू करने में विफल नहीं हो सकती थी। उसके व्यक्तित्व और उसके भाषण का
ऐसा आकर्षण था कि उन्होंने सबसे ठंडे और सबसे दृढ़ नारीवादी को उनके शौचालयों में खींच लिया। सीजर की नजर पड़ते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी शाम क्लियोपेट्रा सीजर की प्रेमिका बन गई। अपने अभियानों की कठोरता से उसे हटाने के लिए सीजर की पहले भी कई रखैलें थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें जल्दी से निपटाया था ताकि वो वास्तव में रोमांचित हो सके। राजनीतिक साजिश, युद्ध की चुनौतियां, रोमन थिएटर। सीजर ने महिलाओं को उसे अपने वश में रखने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते देखा था, फिर भी उन्हें क्लियोपेट्रा के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुआ। एक रात वो उसे बताएगी कि कैसे वे एक साथ सिकंदर महान की महिमा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और दुनिया पर देवताओं की तरह शासन कर सकते हैं। अगली बार वो उसे देवी आइसिस के रूप में तैयार करेगी, जो उसके दरबार की भव्यता से घिरी हुई थी। क्लियोपेट्रा ने खुद को मिस्र के विदेशी के अवतार के रूप में पेश करते हुए सबसे पतनशील रहस्योद्घाटन में सीजर की शुरुआत की। उसके साथ उसका जीवन एक निरंतर खेल था, युद्ध के रूप में चुनौतीपूर्ण। इस पल के लिए वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। 44 ईसा पूर्व में जब सीजर की हत्या कर दी गई थी, वो मार्क एंटनी सहित शासकों की एक विजयी दल से सफल हुआ था, जो एक बहादुर सैनिक था जो आनंद और तमाशा पसंद करता था और खुद को एक प्रकार का रोमन डायोनिसस मानता था। कुछ साल बाद जब एंटनी सीरिया में था, क्लियोपेट्रा ने उसे मिस्र के टार्सस शहर में मिलने के लिए आमंत्रित किया। वहां एक बार उसने उसे उसके लिए इंतजार कराया था। उसकी उपस्थिति अपने तरीके से चौंका देने वाली थी, जैसे कि सीजर से पहले। सिडनस नदी पर बैंगनी पाल के साथ एक शानदार सोने की नाव दिखाई दी। मल्लाह ईथर संगीत की संगत के लिए पंक्तिबद्ध थे। नाव के चारों ओर सुंदर युवा लड़कियां अप्सराओं और पौराणिक आकृतियों के रूप में सजी थी। क्लियोपेट्रा डेक पर बैठी घिरी हुई थी और कामदेवों से घिरी हुई थी और देवी एफ्रोडाइट के रूप में सामने आई थी, जिसका नाम भीड़ उत्साह से लेती थी। क्लियोपेट्रा के सभी पीड़ितों की तरह एंटनी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। उसके द्वारा पेश किए गए विदेशी सुखों का विरोध करना कठिन था, लेकिन वो उसे वश में भी करना चाहता था। इस गौरवशाली और प्रतिष्ठित महिला को हराना उसकी महानता साबित करेगा और इसलिए वो रुका रहा और सीजर की तरह धीरे धीरे उसके वश में हो गया। उसने उसे उसकी सभी कमजोरियों, जुआ, कर्कश पार्टियों, विस्तृत अनुष्ठानों, भव्य चश्मे में लिप्त कर दिया। उसे रोम वापस लाने के लिए रोमन विजय के एक अन्य सदस्य ऑक्टेवियस ने उसे एक पत्नी की पेशकश की। ऑक्टेवियस की अपनी बहन ऑक्टेविया, जो रोम की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, उसके गुण और अच्छाई के लिए जाना जाता है। वो निश्चित रूप से एंटनी को मिस्र की वैश्या से दूर रख सकती थी। चाल ने कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन एंटनी क्लियोपेट्रा को भूलने में असमर्थ था और 3 साल बाद वो उसके पास वापस चला गया। इस बार ये अच्छे के लिए था। वो संक्षेप में क्लियोपेट्रा का गुलाम बन गया था, उसे अपार शक्तियां प्रदान कर रहा था, मिस्र की पोशाक और रीति रिवाजों को अपना रहा था और रोम के तौर तरीकों का त्याग कर रहा था। क्लियोपेट्रा की केवल एक छवि बची है, एक सिक्के पर मुश्किल से दिखाई देने वाली प्रोफाइल, लेकिन हमारे पास कई लिखित विवरण हैं। उसका लंबा पतला चेहरा और कुछ नुकीली नाक थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं उसकी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी आंखें थीं। हालांकि उसकी मोहक शक्ति उसके रूप में नहीं थी। वास्तव में अलेक्जेंड्रिया की कई महिलाओं को उससे अधिक सुंदर माना जाता था। अन्य सभी महिलाओं से ऊपर उनके पास जो था, वो एक पुरुष को विचलित करने की क्षमता थी। वास्तव में क्लियोपेट्रा शारीरिक रूप से असाधारण थी और उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। फिर भी सीजर और एंटनी
दोनों बहादुर और चतुर पुरुषों ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने जो देखा वो एक ऐसी महिला थी जिसने लगातार खुद को उनकी आंखों के सामने रूपांतरित किया। एक महिला तमाशा। उसका पहनावा और श्रृंगार दिन ब दिन बदलता रहता था, लेकिन हमेशा उसे एक ऊंचा देवी जैसा रूप देता था। उसकी आवाज, जिसके बारे में सभी लेखक बात करते हैं, सुरीली और नशीली थी। उसके शब्द बहुत सामान्य हो सकते थे, लेकिन इतने मधुर ढंग से बोले जाते थे कि श्रोताओं को ये याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा, बल्कि उसने कैसे कहा। क्लियोपेट्रा ने निरंतर विविधता प्रदान की। श्रद्धांजलि, नकली युद्ध, अभियान, पोशाक पहने तांडव, सब कुछ नाटक का स्पर्श था और बड़ी ऊर्जा के साथ पूरा किया गया था। जब तक आपका सिर उसके बगल में तकिए पर पड़ा, तब तक आपका दिमाग छवियों और सपनों के साथ घूम रहा था। और जब आपको लगा कि आपके पास ये तरल पदार्थ है, जीवन से बड़ी महिला, तो वो दूर हो जाएगी या क्रोधित हो जाएगी, जिसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ उसकी शर्तों पर था। आपने क्लियोपेट्रा को कभी आबाद नहीं किया, आपने उसकी पूजा की। इस तरह एक महिला जिसे निर्वासित किया गया था और एक प्रारंभिक मृत्यु के लिए नियत किया गया था, वो इसे चारों ओर घुमाने और लगभग 20 सालों तक मिस्र पर शासन करने में कामयाब रही। क्लियोपेट्रा से हम सीखते हैं कि यह सुंदरता नहीं है जो एक जल परी बनाती है, बल्कि एक नाटकीय लकीर है जो एक महिला को एक पुरुष की कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की अनुमति देती है। पुरुष स्त्री से ऊब जाता है, चाहे वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। वो अलग अलग सुखों और रोमांच के लिए तरसता है। एक महिला को इसे बदलने की जरूरत है, ताकि ये भ्रम पैदा किया जा सके कि वो इस तरह की विविधता और रोमांच प्रदान करती है। दिखावे से आदमी आसानी से धोखा खा जाता है। उसके पास दृश्य के लिए एक कमजोरी है। एक जलपरी की भौतिक उपस्थिति बनाए और वो फंस गया है। वो आपसे ऊब नहीं सकता, फिर भी वो आपको त्याग नहीं सकता। विकर्षणों को बनाए रखें और उसे कभी भी ये देखने ना दें कि आप वास्तव में कौन हैं। वो डूबने तक आपका पीछा करेगा। द सेक्स सायरन।